ये केरल सेट का 2018 का पेपर है लाइफ साइंस का, है ना। और जितना हो सकेगा मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा पेपर है, मैंने देखा था इसको 2-3 बार। फर्स्ट वन, एक पहला क्वेश्चन है। एक ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसे ओ आर एफ बोलते हैं, इसमें 333 न्यूक्लियोटाइड हैं। इस ओ आर एफ से संश्लेषित प्रोटीन में एमाइनो एसिड की संख्या कितनी होगी, इन्होंने पूछा है। तो देखो, एमाइनो एसिड होते हैं तो हमने देखा है 3 कोडॉन से मिलके बनते हैं, है ना। चाहे वो कोई सही ए यू जी हो सकता है ना, मतलब बहुत सारे कोडॉन होते हैं, हम देखते ही हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 333। 333 में अपन 3 का अगर भाग देते हैं तो अपने पास संख्या कितनी आ जाएगी? 111, है ना। 111 आ जाएगी। 111 एक में आ जाएंगे 111, लेकिन यहाँ पर एक वो है, क्या बोलते हैं, 111 तो आ गए, लेकिन एक स्टॉप कोडॉन होगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड बंद होंगे, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर स्टॉप कोडॉन तो अपना आ जाएगा 110, है ना। 110, 110 और 110, तो अपने पास कितना बन जाएगा? 330। तीन इसमें से सबके एक एक स्टॉप कोडॉन है, तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा। ये बहुत कम है और ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन है अपने पास क्वेश्चन। टच स्टिम्युलेट स्पर्श उत्तेजना के जवाब में होने वाली प्लांट मूवमेंट को क्या कहते हैं? जैसे वो छुई मुई का पौधा होता है, मतलब जिसको अपन माइमोसा पीड का बोलते हैं, उसको टच करने पे उसकी पत्तियां विल्टेड हो जाती हैं। तो वो कैसे हो जाती हैं, कौन से किसके कारण? देखो, कीमो तो है नहीं, और हाइड्रोफोबिक मूवमेंट से भी कोई मतलब नहीं है, ऑस्मोट्रॉपिक से भी कोई कनेक्शन नहीं है इसका। बचा अपने पास एक ऑप्शन, तो यही ऑप्शन अपना राइट है ना। और सर, आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी करे ना, मेरे को पहला क्वेश्चन भी नहीं दिखा। ये बड़ी तो है स्क्रीन। मेरे इस पे तो बहुत छोटी सी आ रही है सर। नहीं नहीं मैडम, अच्छा सभी के पास छोटी स्क्रीन आ रही क्या? सर नहीं अब सर। हुई है। हाँ, सर अच्छी आ रही है हमारे बढ़िया। पास। सर अब हो बड़ी गई आ रही मेरे है। से। हो गया, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया हो। तो जस्ट, है ना, देखो, जो थिग्मो जो अपन बोल रहे हैं ट्रॉपिक, ये क्या होते हैं? टच करने से रिलेटेड है, जबकि कीमो केमिकल से रिलेटेड है ना। बाकी के यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। वो बोल रहा है कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अपन ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, आंसर भी है कि कलर ब्लाइंडनेस निम्न में से क्या है? एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब वो बोल रहा है यदि एक नॉर्मल फादर की, है ना, एक कैरियर मदर से, सॉरी, मदर से बच्चे उत्पन्न होते हैं, तो के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी, ठीक है। तो ये और हो जाएगा इसमें। देखो ये अलग है, ये ब्लाइंड चाइल्ड है, गर्ल है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए किन तकनीकी या टेक्निक्स का उपयोग होता है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा इंग्लिश में पेपर था, इसको हमने ट्रांसलेट करा है हिंदी में, है ना। तो यहाँ पर है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, वेस्टर्न, अगर हम ब्लॉट की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? आपको पता ही होगा, प्रोटीन के लिए। तो अपना आंसर
प्रोटीन नहीं है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये क्या करते हैं, डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो अपन पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, है ना। बच्चा अपने पास यहाँ पर नदर्न ब्लॉट एंड इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। नदर्न ब्लॉट, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए के लिए, और इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन आरएनए के स्थान के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोशिका के भीतर विशिष्ट जो स्पेशल एमआरएनए के मतलब इसको चेक करने के लिए इस टेक्निक्स का इस्तेमाल ही करते हैं। और एलाइजा, एलाइजा तो आपको पता ही होगा, है ना। एलाइजा एंटीबॉडी एंटीजन प्रोटीन के लिए है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ सबके साथ में एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिट हो रहा है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर स्नो ड्रॉप करके याद रखेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग हमेशा डीएनए के लिए है, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखो आरएनए के लिए नदर्न ब्लॉट भी है और इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी है। नेक्स्ट वन है अपने पास T4 कोट, प्रोटीन को लेवल करने के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर S35 का उपयोग किया गया था। जब फेज को कोशिका में संक्रमित किया गया और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा कोशिकाओं को प्रेसिपिटेटेड किया गया, तो S35 लेवल प्रोटीन कहाँ पाया गया, वो ऐसा बोल रहा है, कहाँ पर मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर सीधा सीधा है, इकोलाई प्रोटीन। देखो ये इकोलाई प्रोटीन से मतलब नहीं है, वो पूछ रहा है कि कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो दो चीजें मिलती हैं, एक अपन को पेलेट मिलता है और सुपर नेटेंट मिलता है ना। तो ये जनरली हमें मिल जाएगा सुपर नेटेंट में, है ना। सुपर नेटेंट में मिल जाता है। और इसका एक्सपेरिमेंट हर्शे और चेज ने किया था, है ना, प्रोटीन लेवलिंग का उपयोग करके। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव सल्फर का उपयोग करके प्रोटीन कोड को लेबल कर देते हैं, और फिर इसके लिए प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड मौजूद होते हैं तो पता लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाजीनोमिक्स, किससे रिलेटेड है ना। मेटाजीनोमिक्स किससे संबंधित है या रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है आइसोलेशन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा, है ना, कि आइसोलेशन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया मेटाजीनोमिक्स से रिलेटेड है। या फिर ये दोनों आप देख रहे होंगे जीन एक्सप्रेशन के हैं, ये भी अपना आंसर नहीं है। बचा अपने पास एक ऑप्शन, कल्चर इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रयोगशाला में कल्चर के बिना सीधे इन्वायरमेंट से बायोडाइवर्सिटी का जब एनालिसिस किया जाता है तो हम इसको मेटाजीनोमिक्स कहते हैं, है ना। और ये चीजें, नेक्स्ट वन है अपने पास सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, बैट्स किस फाइलम से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा ये रेप्टाइल्स नहीं है ना, सरीसृप तो है नहीं। और फिर अपन कहें एम्फीबियंस भी नहीं है, क्लियर कट। अपन सोचे ये पक्षी है, उड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि ये एग नहीं देते हैं, है ना। तो अपने पास इनके पास मतलब जो भी प्रॉपर्टीज कैरेक्टर रहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं कैरेक्टर, वो मैमल्स के रहते हैं, इसलिए ये मैमल्स है। बच्चे उत्पन्न करने वाले होते हैं, चमगादड़ भले ही होते हैं। हड्डियों में किस तत्व को स्ट्रांसियम 19 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना, वो पूछ रहा है। तो ये अपने पास हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, तो ये कैल्शियम से ही एलिमिनेट करता है। सेलेनियम, ये हड्डियों देखो सेलेनियम से तो अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, और ये दोनों भी नहीं करते हैं एलिमिनेट। सोडियम तो बिल्कुल नहीं होता, पोटेशियम भी नहीं है। तो यहाँ स्ट्रांसियम जो है, स्ट्रांसियम 19 का जो रासायनिक प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल कैल्शियम के जैसे होती है, इसलिए हम इससे प्रतिस्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है अपने पास
अर्गेस्टोस्टेरॉल किसके लिए विशिष्ट है ना? अर्गेस्टोस्टेरॉल निम्न में से किसके लिए विशिष्ट है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो प्लांट के केस में नहीं हम पढ़ते हैं, प्लांट में फाइटोस्टेरॉल होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं। एनिमल्स के केस में बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, सॉरी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और बैक्टीरिया की केस में बात करते हैं तो यहाँ पर होपिनॉइड्स होते हैं। बचा अपने पास एक फंजाई। तो ये फंजाई होती है, इनके सेल वॉल में अपन को नहीं, सेल मेम्ब्रेन में, सॉरी, इनकी सेल मेम्ब्रेन में हमें अर्गेस्टेरॉल्स मिल जाते हैं, अर्गेस्टेरॉल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास आईजी जीन सेगमेंट जॉइनिंग के सही क्रम की पहचान करें जिसके फलस्वरूप इम्यूनोग्लोबिन की कार्यात्मक हैवी चेन के साथ। ये अपन को रट लेंगे, इसका मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है, पर इसका आंसर जो है, जो सही सीक्वेंस में है, वो अपने पास VDJC है ना। एंटीबॉडी फॉर्मेशन के दौरान बीटा सेल्स में जीन का रीअरेंजमेंट के लिए ये पोजीशन है पूरा। ये इसको याद कर लेना कैसे भी करके, मैं बाद में इसका जो भी रहेगा मैं डाल दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। आज देखे जाने वाले लगभग सभी प्रमुख एनिमल बॉडी इसमें पाए जाते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये भी एक रटने जैसा क्वेश्चन है। 1 मिनट। ये हमें मिल जाता है कैम्ब्रियन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है इसको, है ना, कैम्ब्रियन जो जीव थे वही विकसित हुए थे, है ना। तो यहाँ पर और ये सब इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक और याद रख सकते हैं, ट्रायलो वाइट्स जैसे जो प्राचीन जीव हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं का विकास इसी कैम्ब्रियन से हुआ था। तो आप देखेंगे। नेक्स्ट है, ये कल मैंने पढ़ाया था, है ना। मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स 18 की ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी तो बहुत सारे टाइप की थी, है ना। ये 18 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, 21 की नहीं बात कर रहा है ना। तो ये कौन सी वाली है निम्न में से? तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो डाउन सिंड्रोम जनरली होती है 21वीं, है ना, 21वीं। ये ट्राइसोमी किसकी है? 21 की। और बुर्किट लिम्फोमा, ये किससे रिलेटेड है? ये एक कैंसर है ना, ये कैंसर है। और यहाँ पर स्पोंटेनियस एवोर्शन, है ना, ये एवोर्शन से रिलेटेड है। बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, कंफ्यूजन यही दे रहा था क्योंकि ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन ये 18th क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज होते हैं, कई बार आता है, कोई सा भी आप इसका AP का हो चाहे फिर कोई सा भी पेपर हो, उठा के देख लो, एक क्वेश्चन आता है, एबायोटिक स्ट्रेस के दौरान पौधे क्या एक्युमुलेट करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। प्रोलीन को ये एक्युमुलेट करते हैं, है ना, प्रोलीन को एक्युमुलेट करते हैं। जैसे एसिटिल सैलिसिलेट की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और ऑक्जिलेट भी नहीं करते हैं, है ना, ये सारी चीजें। प्रोलीन क्या होता है? एक एमाइनो एसिड तो है ही, है ना, एमाइनो एसिड तो है ही, जो सेल्स में स्ट्रेस से बचाने के लिए ऑस्मोलाइट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? ऑस्मोलाइट्स के रूप में काम करता है, फंक्शन करता है, ये आप याद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक लिविंग फॉसिल नहीं है? ऐसा पूछ रहा है, कौन सा एक लिविंग फॉसिल नहीं है? तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हमने खूब सुना है ना। ये लिविंग फॉसिल्स नहीं है, ये फॉसिल से ही है, विलुप्त तो हो चुका है ना। और इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट सर ये नेक्स्ट वन है क्वेश्चन अपने फिर से पास। बताइए। सर लिविंग फॉसिल नहीं है हाँ, नहीं है। कुछ।
तो ये क्रोकोडाइल और लिविंग ये फॉसिल्स मतलब, अरे लिविंग फॉसिल इन स्पीसीज ये सब लिविंग फॉसिल से मतलब है लिविंग हैं अभी। इनकी कुछ स्पीसीज फॉसिल्स हो चुकी हैं, इसलिए वर्तमान में भी हैं। इसकी भी क्रैब की भी मिलती है, इन सब मिल जाती है, लेकिन ये तो फॉसिल से ही है ना। हाँ, ये लिविंग नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। और इनकी कोई स्पीसीज भी नहीं है। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन लिखा है, इन्होंने बस इतना है कि एक डिगर वास्प का शिकार को गड्ढे में रखना और बाधित होने पर पूरी प्रक्रिया को दोहराना, ये किसका उदाहरण है, इतना पूरा लिखा है। जैसे पढ़ के बता देता हूँ। डिगर वास्प एक शिकार को स्थिति है, उसे जमीन के छेद तक खींचती है, छेद में प्रवेश करेगी, उसका निरीक्षण करेगी, शिकार को छेद में रखेगी और फिर उस पर अंडा देगी, फिर वापस से छेद बंद कर देगी। यदि इस चक्र के दौरान कोई भी क्रिया होती है, तो वह, ये किसका उदाहरण है, ऐसा पूछा है। तो ये एक्चुअल में इनेट बिहेवियर है ना। ये इनेट बिहेवियर है, और इसका मतलब है कि ये जन्मजात बिहेवियर होता है ना, जो निश्चित क्रम में होता है, बिल्कुल, है ना। ये इनेट होता है। इंस्पायरेट इम्प्रिंटिंग का मतलब है बचपन से अपन सीखते हैं, लेकिन ये जन्म से सीख के आते हैं, ऐसा जन्मजात रहता है, इनमें ये रहता ही है। और लर्नेट मतलब अपन वापस से सीखते हैं और कोशिश करते हैं, फिर गलती से सीखते ही है, तो अपना ये है एक ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान डोनर से रिसिपिएंट तक डीएनए का दिशात्मक जो स्थानांतरण है या डायरेक्शनल ट्रांसफर कब होता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन अपने पिछली एपी में भी थे, लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसमें एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू डोनर क्रोमोसोम्स, है ना। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। और इकोलाई में एचएफआर मैपिंग इसी प्रोसेस पे बेस्ड है ना, इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। बोथ कॉन्जुगेटेड सेल आर एफ एन, नहीं ये नहीं है ना। अपना आंसर यही है। एफ फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है इनटू डोनर क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है अपने पास फ्लो साइटोमेट्री का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है, ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। इसका उपयोग जनरली हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल टाइप, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल टाइप। सेल टाइप की बात आ जाएगी तो यहाँ पर ऑर्गेनेल से इनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, बायोमोलिकुलर इंटरेक्शन से भी कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, और प्रोटीन सेल से भी कोई इसका कनेक्शन नहीं होगा। जैसे ब्लड के सैंपल में टी सेल्स और बी इनकी संख्या को काउंट करना, है ना, और तो इनके टाइप ये करते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप। सेल्स में फिजियोलॉजिकल जो है, केमिकल अगर विशेषताएं हैं या स्पेसिटी है, इनके आधार पर इनको पहचानते भी हैं और इनको काउंट भी करते हैं। तो ये फ्लो साइटोमेट्री होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस पशु समूह में, एनिमल्स में मतलब, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ट्रंक, टेल। दूसरा है नोटोकॉर्ड और ऑस्ट्रम से पूंछ तक फैली हुई होती है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये कैरेक्टर है जनरली सेफेलोकॉर्डेट का, है ना। सेफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, इसमें पूरे, इनमें नोटोकॉर्ड पूरे शरीर और पूरे शरीर की लंबाई में फैले रहते हैं, है ना, और जीवन भर रहते हैं। तो ये पूरा इसका आंसर ही है, मतलब इसका कैरेक्टर है। और इसका उदाहरण आ जाएगा एम्फिओक्सस, है ना। एम्फिओक्सस इसका उदाहरण है। लेंसिलेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन कोशिकाओं में न्यूक्लियाई या केंद्रक नहीं होते हैं। तो आपको पता ही होगा, है ना। जो आरबीसीएस ब्लड होता है, ब्लड में 3 चीजें मिलती हैं अपन को, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स। आरबीसीएस और प्लेटलेट्स 2 ऐसी कोशिकाएं हैं अपने, तो इनमें मैच्योर सेल्स में इनमें
केंद्रक मौजूद नहीं होता। WBCS में तो मिल जाता है, हालांकि यहाँ WBCS दिया भी नहीं है। स्पर्म में मिलता है, हमें पता है, ओवेरियन सेल्स में मिलता है, लिवर सेल्स में मिलता है, तो वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा तो हम इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फॉस्फोप्रोटीन कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। फॉस्फोप्रोटीन कौन सा है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला फॉस्फोप्रोटीन कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, केसीन जो होता है, केसीन में फास्फोरस भी मौजूद होता है ना, तो उसमें पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन केसीन में मिल जाएगा अपन को, है ना, जो नेचुरल तरीके से। ये क्या है, सीरम एल्बुमिन, है ना, ये सीरम एल्बुमिन है, तो यहाँ से तो फास्फोरस का कोई कनेक्शन। लेक्टो एल्बुमिन, ये लेक्टोग्लोबिलिन, है ना, यहाँ से भी फास्फोरस का कोई वो नहीं है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी आपने देखा होगा, इसमें आयरन प्रोटीन होती है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मैप काइनेज पाथवे का घटक नहीं है? ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना, इसका भी मैंने फुल फॉर्म यहाँ रखा नहीं था। जो मैप काइनेज पाथवे का जो कंपोनेंट नहीं होता, वो सारे कंपोनेंट हैं, बस JNK जो है वो कंपोनेंट नहीं है, वो पाथवे आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल केस में एक कंडीशन में देखेंगे तो ये भी मिलता है, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेस एक्टिवेटेड पाथवे माना जाता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको कभी डिटेल से समझा देंगे, मैप काइनेज पाथवे, ठीक है। ट्रांसड्यूसिन एक जी प्रोटीन है जो निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया में शामिल है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जनरली विजन में शामिल होती है ना। रात के समय जब अपन देखने के लिए रोडोप्सिन जब सक्रिय होकर ट्रांसड्यूसिन के माध्यम से ही मतलब मैसेज भेजता है ना, मैसेज करता है, तो जो विजन होता है, आंखों की रेटिना में लाइट के जो सिग्नल्स रहते हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज कर है और सिग्नल्स ऊपर तक पहुंचाती है, माइंड तक, है ना। तो ये सारी चीजें, ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जो है बाकी की ऑप्शन, टेस्ट, टच, ये सब टेस्ट से और इससे स्पर्श से रिलेटेड है ना, या फिर उससे क्या बोलते हैं, इसमें सूंघने से रिलेटेड है बाकी के, है ना। ये टच से है, ये टेस्ट से, ये सूंघने से। ये पिछली बार करवा दिया था मैंने क्वेश्चन, और इधर भी पूछा गया है। निम्न में से किस मॉडल ऑर्गेनिज्म में टेट्राड एनालिसिस द्वारा जीन मैपिंग की जा सकती है, ऐसा बोल रहा है ना। किस तो आपको पता होगा, निम्न में से न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, है ना, न्यूरोस्पोरा क्रेसा में मॉडल ऑर्गेनिज्म टेट्राड एनालिसिस जीन मैपिंग की जा सकती है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है, जिसका उपयोग जनरली जेनेटिक्स में क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए किया जाता है। ये क्या है, एक मोल्ड है, और इसका उपयोग जेनेटिक्स में किसमें, क्रॉसिंग ओवर के टाइम में उसको करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इकोलाई का नहीं करते हैं, बस ऐसा समझ। आयन सीधे कहाँ से होकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं? आयन, है ना, आयन की बात हो रही है। आयन सीधे कहाँ से होकर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकते हैं? डेस्मोसोम बहुत मजबूत होता है, ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयंस को, है ना, एक दूसरे सेल्स में जाने के लिए परमिट नहीं करते हैं एक तरीके से। आपने पढ़ा ही होगा, फेगोसोम्स का काम क्या होता है ना, ये फेगोसोम्स का ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पास गैप जंक्शन में क्या होता है, ये कोशिकाओं के बीच छोटे चैनल होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक तरीके से, है ना, या फिर जो आयन एक सेल से दूसरी सेल्स में जाने दे सकते हैं, इन और आउट करवाते हैं। निम्न में से कौन सा जीनोमिक
वेरिएशन का एक उदाहरण है, ऐसा बोल रहा है। जीनोमिक वेरिएशन का एक निम्न में किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर कॉपी नंबर वेरिएशन जो है वो किसका उदाहरण है? जीनोमिक वेरिएशन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जब जीनोम में किसी एक विशेष सेगमेंट की कॉपी की संख्या बदल जाती है तो हम इसको जीनोमिक वेरिएशन कहते हैं। और बाकी का ये टेक्निक से रिलेटेड है कहीं किसी से, है ना, ये भी टेक्निक। एनिमल सेल कल्चर किसके उत्पादन में काफी लोकप्रिय है? एनिमल सेल कल्चर की बात हो रही है, प्लांट सेल की नहीं। तो ये इसका उपयोग जनरली वैक्सीन के लिए, है ना, वैक्सीन के लिए जो वायरल टीके होते हैं, है ना, एनिमल सेल्स में इनको क्या करके ग्रो करवा के या कल्चर करके वैक्सीन तैयार करते हैं, है ना। तो ये इसके लिए काफी लोकप्रिय मानी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ एनिमल सेल कल्चर से लिपिड का भी कोई कनेक्शन नहीं है कि अपन लिपिड उत्पादन करवा रहे हों, या एंजाइम्स का भी इतना खास नहीं, या एमाइनो एसिड भी, है ना। तो एनिमल सेल कल्चर का यहाँ वैक्सीन से रिलेशन है अच्छा खासा। बीडल और टाटम ने दिखाया कि प्रत्येक प्रकार के म्यूटेंट ब्रेड मोल्ड, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, में एक विशिष्ट एंजाइम की कमी थी। इन प्रयोगों ने प्रदर्शित किया किसकी क्या क्या था, है ना, इससे क्या सिद्ध हुआ? तो इसमें जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, इसका ये था, है ना। इन्होंने कहा कि वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम किन्होंने दिया था, ये इसका मतलब यही एंजाइम। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया जो एंजाइम है बनाने के लिए, एक एंजाइम एक जीन को बनाने की वो रखता है इंफॉर्मेशन, ऐसा। बाकी का इससे नहीं है, बाकी के ऐसे ही आंसर हैं कुछ। यदि आप 5 मिनट में यदि बैक्टीरिया 5 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं तो 25 मिनट के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी, वो ऐसा पूछ रहा है। कैलकुलेट कर लेना। 5 मिनट में 2 गुनी हो रही है ना, 5 मिनट में 2 गुनी हो रही है, 5 मिनट में 2 गुनी हो जाती है, तो 25 मिनट में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? यदि बैक्टीरिया इन्होंने कितने बताए हैं, 50 बैक्टीरिया से शुरू कर रहे हैं, तो देखो इसको कैलकुलेट करते रहना। इसकी संख्या 1600 हो रही है ना, 1600 हो रही है। विकास के किस चरण के दौरान एक एम्ब्रियो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में हो जाता है? वन मिनट। तो अगर ऑर्गेनोजेनेसिस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर ऑर्गन्स बनते हैं अंगों का, है ना। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर स्टार्टिंग की प्रोसेस है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हो रही है। हाँ, गैस्ट्रुलेशन में जनरली क्या होते हैं, यहाँ पर 3 जनन लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। गास्ट्रुलेशन क्या है, एक मैंने आपको बताया था खोखली गेंद जैसी बनती है ना गास्ट्रुलेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट है, किसी भूमि का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसका अनुपात है ना, एस्टिमेशन किसका है, एस्टिमेशन है या किसका अनुपात है, ये पूछ रहा है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो इसका राइट आंसर है, एरिया ऑफ लैंड पर कैपिटा टू मीट एक्चुअल डिमांड्स ऑफ ऑन रिसोर्सेज। वो बोल रहा है कि एरिया पर कैपिटा में क्या होता है, संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति आवश्यक भूमि और पूरा जल का सोर्स, है ना, या पूरा सोर्स जो रिसोर्स की बात हो रही है, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, है ना। तो ये सेंटेंस आप याद रख लेना, एरिया ऑफ
पर कैपिटा टू मीट एक्चुअल डिमांड्स ऑन रिसोर्स, या प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्रति व्यक्ति आवश्यक जो रिसोर्स है ना, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पिछली बार भी समझाया था कि अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ को अक्सर तब रोका जाता है जब जनसंख्या घनत्व बढ़ने के मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये किसका उदाहरण है? तो आपको बताया था मैंने पहले भी। ये किसका उदाहरण है? देखो, अगर नॉर्मल केस में देखेंगे, अपन सोच रहे आर सिलेक्शन की बात करें, तो आर सिलेक्शन में क्या होता है? आर सिलेक्शन पॉजिटिव फीडबैक देता है क्योंकि वो ग्रोथ बढ़ाता है ना। वैसे अगर देखा जाए अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ हमें आर सिलेक्शन में देखने के लिए मिलती है ना, आर सिलेक्शन में देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ एक और लाइन जोड़ दी है, ये घनत्व बढ़ाने के साथ मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया ना, नेगेटिव फीडबैक हो गया। क्वेश्चन को इन्होंने उलट कर दिया। जैसे किसी जंगलों की संख्या बढ़ने पर भोजन की कमी से क्या हो जाएगी? मृत्यु दर बढ़ जाएगी, है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक आ जाएगा। और अगर अपन ऐसा सोचते अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है, तो हम खुश होके इसका आंसर लगा देते आर सिलेक्शन, क्योंकि आर सिलेक्शन के केस में यही होता है। नीचे जो लाइन जोड़ी है उससे पूरा सेंटेंस बदल जाए। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन करता है ना, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन करता है? तो इसका जो आंसर है इशीरिया कोलाई, है ना, इकोलाई जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है बैक्टीरिया? ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड, है ना, सक्सिनिक एसिड और कई सारे एंजाइम में इसको, मतलब कई सारे एसिड को एसिड में कन्वर्ट करता है, ऐसा है। बाकी के जो स्टेफाइलोकोकस है, क्लास्ट्रीडियम है, या स्टेप्टोकोकस फैसिलिस है, ये फर्मेंटेशन की तरह काम करते हैं। पर यहाँ पर इसका उपयोग जनरली हम लैब में या मेटाबॉलिक पाथवे के अध्ययन के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है, कोलाजन इन हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या है? वो ऐसा पूछ रहा है। कोलाजन में हाइड्रोक्सी लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या है? तो ये होते हैं द रिजल्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन। मतलब सीधा सीधा ये प्रोटीन बनाने के बाद लाइसिन और प्रोलीन में जोड़ते हैं, है ना, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कोलाजन में जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, ये क्या होते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन होते हैं। बाकी का यहाँ नहीं है ना, तो अपना राइट आंसर ये। एक पदार्थ जो नेचुरल कंपाउंड, है ना, एक पदार्थ जो नेचुरल कंपाउंड के कोशिकीय प्रभावों की नकल करता है ना, कॉपी करता है, मिमिक करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है? रिसेप्टर से जुड़कर प्राकृतिक पदार्थ जैसा प्रभाव देता है, ऐसा है। और सॉरी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं। एंटागोनिस्ट में तो इफेक्ट को रोकता है ना, इफेक्ट को, एगोनिस्ट, सॉरी, है ना, एगोनिस्ट में ये क्या करता है? रिसेप्टर से जुड़कर नेचुरल पदार्थ के जैसा बनाता है ना। और एंटागोनिस्ट क्या करता है? इफेक्ट को रोकता है, इनहिबिट करता है, इफेक्ट को रोकता है, ना कि नकल करने की बात हो रही है, ये करता है ना, नेचुरल पदार्थ के जैसा पदार्थ बन जाता है ना। और ये क्या है? एक्टिवेटर प्रोमोटर है, तो यहाँ से इनका कोई मतलब नहीं है। लाइकेन किसके संयोजन से बनते हैं? पता होगा, फंजाई और एल्गी से, फंजाई और एल्गी से, है ना। जो एल्गी होता है वो फाइकोबायोंट होता है, और फंजाई होता है वो माइकोबायोंट होता है। और ये भी क्वेश्चन आपको याद करने जैसा ही है ना, कि निम्नलिखित पेप्टाइड की सबसे संभावित कन्फर्मेशन क्या होगी? ग्लाइसिन, ल्यूसिन, प्रोलीन, मिथ्योनिन, एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल प्रोलीन, ये दे दिया है। तो इसमें ये क्या है? अल्फा हेलिक्स है, बीटा हेलिक्स है, या फिर
ये सब इतने दे दिए हैं, तो आपको ये तो एक रैंडम कॉइल हो जाएगा, है ना, रैंडम कॉइल हो जाएगा, हम इससे इसका डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। प्रोलीन और ग्लाइसिन जैसे अमीनो एसिड में क्या होता है, अल्फा या बीटा चेड़ को ये तोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक अनियमित हेलिक हेलिक स्ट्रक्चर बन जाती है ना, यानी रैंडम कॉइल बन जाती है। तो ये रैंडम कॉइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनएरोबिक का अर्थ क्या होता है। ऑब्लिगेट एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, मतलब सीधी सीधी बात है, ऑब्लिगेट मतलब अनिवार्य, अनिवार्य, एनोवेरिक मतलब अनऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही क्या करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि यूज ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन तो यूज करने की बात ही नहीं हो रही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात नहीं हो रही है। बोल रहा है ग्रो अंडर एनोरेबिक एंड एरोबिक कंडीशन, ये भी नहीं है। बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है। वे प्लांट वायरस जो अपने इंसेक्ट वेक्टर के भीतर मल्टीपल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्रोपेगेटिव कहा जाता है ना, इसको प्रोपेगेटिव कहा जाता है ना। एक इमीडिएट शॉक के बाद न्यूरॉन रेस्पॉन्स किसका उदाहरण है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है ना, ये सिनेप्टिक सिग्नलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, तंत्रिका जो नर्वस सिस्टम सेल होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मीटर के माध्यम से क्या होती है, सिनेप्स पर तेजी से सिग्नल भेजती हैं, जिसके कारण अपन देखते हैं इमीडिएट शॉक लगता है या तत्काल झटके जैसी कंडीशन होती है ना, ये न्यूरॉन रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य स्तनधारियों के कोरियो एलेंटोइस से रिलेटेड नहीं है या संबंधित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन 40, हाँ, तो ये किससे रिलेटेड, ऐसे कौन सा कार्य है ना, कोरियो एलेंटोइस, तो लोकोमोशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आप देख रहे होंगे, है ना, लोकोमोशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी की ये सारी चीजें है ना। लेट ब्लाइट किसके कारण होता है, लेट फाइट इसका फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस। वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते थे, पक्सिनिया सीधा सीधा वीट, है ना, रस्ट वाला है। अस्टिलोगो ये भी सीरियल से रिलेटेड है ना। और इसमें बाकी का ये अपन ने देखा नहीं है, तो बचा अपने पास एक ही। और इसी के कारण 1840 में, है ना, जब सेकेंडरी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें आयरलैंड में क्या हुआ था, आयरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था, यानी आयरलैंड में भीषण अकाल आया था, है ना। तो ये इसी के टाइम में, इसी रोग के कारण हुआ था एक्चुअल में। ड्रोसोफिला का फिनोटाइप क्या होगा जब एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोमल रेशियो एक्स ए 0.67 हो, तो ऐसा बोल रहा है। तो इनके केस में जो परसेंटेज बढ़ता है या कम होता है, इसी से ऑटोसोमल रेशियो या सेक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो जो बढ़ता है, तो यही मेलनेस और फीमेलनेस को डिसाइड करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरसेक्स। तो यहाँ पर देखो, अगर हम फीमेलनेस, इंटरसेक्स का अनुपात यहाँ इन्होंने बताया है कि 0.5, तो यहाँ पर दिया भी है 0.67, ये आप याद रखेंगे, ये इंटरसेक्स के लिए रहता है। तो मक्खी में क्या होंगे, नर और मादा दोनों लक्षण विकसित होते हैं, है ना। शास्त्रीय 4 पंखों वाला म्यूटेंट ड्राई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर किसके परिणाम स्वरूप हुआ, ये ऐसा पूछ रहा है। यानी ड्रोसोफिला जिसको हम फल मक्खी बोलते हैं, है ना।
मैंने 4 पंख वाली म्यूटेंट मक्खी कैसे उत्पन्न हुई? हाँ, शास्त्री लिख दिया है म्यूटेशंस। मतलब सीधी सीधी बात है, ऐसा पूछ रहा है ड्रोसोफिला जो होता है मेलोनोग्लेस्टर की 4 पंखों वाली एक मक्खी होती है, वो म्यूटेशन के कारण होती है, म्यूटेंट के कारण होती है। वो मक्खी कैसे उत्पन्न हुई, वो ये पूछ रहा है इन सब में से, है ना। तो ये होता है होमोजाइगस फॉर 3 म्यूटेंट एलील्स ऑफ द अल्ट्रा अल्ट्रा विथोरेक्स जीन के द्वारा, है ना। तो ये चीजें आप याद रख लेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको याद भी रखने पड़ेंगे, है ना। इनमें जीन एक्सप्रेशन, देखो ओवर एक्सप्रेशन से भी इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये 2 एलिमिनेट ऐसे ही हो रहे हैं, और लोअर से भी इसका कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा है कि अगर म्यूटेंट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बनता है तो होमोजाइगस फॉर 3 म्यूटेंट एलील चाहिए और अल्ट्रा वाइथोरेक्स जीन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये केस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोहेन माइलिस्टीन निम्न में से किस तकनीकी से जुड़े हैं, किस टेक्निक से जुड़े हैं? तो कूलर और माइलिस्टीन मैं आपको बता देता हूँ, ये हाइविडोमा टेक्निक से जुड़े थे, है ना, हाइविडोमा। और सदर्न ब्लॉटिंग के केस में अपन डीएनए के लिए होता है। क्रोमेटोग्राफी जनरली आपको पता ही होगा, क्रोमेटोग्राफी आइसोलेशन से रिलेटेड है ना, कलर जो पिगमेंट्स रहते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम आइसोलेशन करवाते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन का, बस अपने पास एक है ना। तो यहाँ पर ये इनसे रिलेटेड है। हाई यील्ड देने वाले और फोटोसिंथेसिस की दृष्टि से हाई यील्डिंग एंड फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट पौधे आमतौर पर क्या होते हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, है ना। जैसे गेहूं की बात करते हैं, वो हेक्साप्लॉइड्स होते हैं, ये पॉलीप्लॉइड्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है जंगल में हिरणों की आबादी की गणना के लिए निम्न में से कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं? देखो, कैप्चर रिकैप्चर का छोटे जंतुओं को जैसे जिन्हों हम आसानी से पकड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, उनके लिए कैप्चर रिकैप्चर का उपयोग करते हैं। जैसे तालाब में मछलियों को रिकैप्चर कैप्चर के द्वारा हम उसकी गणना कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनको नहीं पकड़ पाते, तो उनके लिए हम लाइन ट्रांसेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इतना है। जो कॉलर बेंडिंग है ये वर्ड कोड के लिए होता है ना। कॉलर बेंडिंग बर्ड के ट्रैकिंग के लिए होता है। और पिट ट्रैप इंसेक्ट स्मॉल आर्थ्रोपोड्स के लिए रहता है ना, स्मॉल आर्थ्रोपोड्स के लिए होता है। तो अपना राइट आंसर ये। ईस्ट आपको पता ही होगा क्या होता है, फर्मेंटेशन में यूज होता है ना। ये दोनों होता है इसमें, एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन अपन को मिलती है। 1 मिनट। नेक्स्ट है अपने पास फ्रैंक फ्रैंक फ्रैंकेनस्टीन फूड्स किसके उत्पाद हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें जिनके जीनों में क्या करते हैं, कुछ चेंज करके ये इस तरीके के फूड बनाए जाते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सतह से चिपके हुए तंतुओं के उलझे हुए जाल में फंसी एक सघन बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्या कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए हैं इन्होंने। कोगुलेशन नहीं, सॉरी, हाँ इसको कोगुलेशन नहीं कहेंगे, है ना, बायोफिल्म बोलते हैं। कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। और बायोडिस्क और मेम्ब्रेन फिल्टर ये टेक्निक से रिलेटेड है।
है ना, न कि ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन या नेट में फंसे इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर ये है। देखो ऐसे दांतों के बीच में जो जमने वाला प्लेक बैक्टीरिया होता है, प्लेग नहीं है ना, प्लेक, वो बायोफिल्म का ही एक एग्जाम्पल है एक तरीके से। निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया विशेष रूप से यूकैरियोटिक सेल के सिस्टोल साइटोसोल में होती है, साइटोसोल में होती है। तो आपको पता है साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस भी होता है और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, देखो टीसीए की बात करें तो आपको पता है ये कहाँ चलता है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फैटी एसिड्स बायोसिंथेसिस ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, बीटा ऑक्सीडेशन इधर नहीं होता है, और ये फिर से ये आ गया, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस और दोनों प्रोसेस की बात कर रहा है, यूकैरियोटिक में साइटोसोल में होती है ना। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही करवाता हूँ क्योंकि 50 ही अपने पास और बचे हैं। तो अगर मैंने आज ही करवा दिए फिर कल थोड़ा टाइम बचेगा, तो अब एक्स्ट्रा टाइम में हम नहीं हो तो कुछ चीजें बता देंगे। 1 मिनट।